हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। हमने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हम अच्छी तरह से देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम 3-4 भागों में भी डिवाइड किया है। उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट भी आए हैं, लेकिन उसमें हमारा एक और पॉइंट फर्स्ट वाला बताए हैं कि फर्स्ट वाला जो वाला वीडियो बनाएंगे। आज ये वीडियो लेकर आया हूं मैं कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हमारा है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ जिसके अंदर हमारे 3-4 पॉइंट आएंगे, और उसके बाद में हमारा आएगा विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण आया है, और उसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट है, 6-7 ऐसे पॉइंट हैं जो कि मतलब यूनानी, चीनी एवं अरबी लेखकों के बारे में हमें जानकारी देना है कि ये अरबी लेखक आए थे और कौन कौन सी इन्होंने पुस्तकें लिखी थी और क्या क्या इन्होंने योगदान निभाया था। उसके बाद में हमारा पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य देखेंगे, जिसमें कौन सा आक्रमण हुआ था, कौन सा अभिलेख मिला था। तो पुरातात्विक साक्ष्य में हमें यही मिलेगा कि कौन सा अभिलेख से क्या मिला था। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो जितने भी पॉइंट हम बना रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से, जो भी पॉइंट बनाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो इन पॉइंटों को लेकर हम चलेंगे कि जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि अब फर्स्ट वाला पॉइंट में स्टार्ट करता हूं कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ को हम एक ही साथ कर देंगे। ऐसे तो ऐतिहासिक ग्रंथ भी अलग से है, लेकिन ये इन्हीं के साथ आ रहा है, इसीलिए मैं इसको धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों को एक साथ जोड़ के इनके बारे में बता देता हूँ। तो जो वेद है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो वेद होते हैं 4 वेद होते हैं। इनको आप कभी भी पढ़े होंगे कि जो वेद होते हैं 4 वेद होते हैं, जिसको ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद तथा अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। तो इन 4 वेदों को मिलाकर उसको संहिता का नाम दिया गया है। 4 वेदों को मिलाकर संहिता का नाम दिया गया है इसको। तो चारों वेदों को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में जो वेदांग है, वेदांग सूत्र, वेदांगों की संख्या 6 है। ये आप कभी देखे होंगे कि वेदांगों की संख्या 6 है। तो वेदांगों की संख्या अगर पूछा जाए तो वेदांगों की संख्या 6 है। और वेदांग सूत्र के जो सूत्रकार है, वेदांग के जो सूत्रकार है ना, गौतम बुद्धायन है। कौन है? गौतम बुद्धायन है वेदांग के सूत्रकार। और उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा पुराण। पुराणों में 18 पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? पुराणों की संख्या अगर पूछी जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। और पुराण के जो रचयिता है लोमहर्ष और उसका पुत्र उग्रश्रवा। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा जो कि दोनों इस पुराणों के रचयिता है। अगला पॉइंट देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन साहित्य। बौद्ध धर्म एवं जैन साहित्य, इनमें हिनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है, हिनयान का प्रमुख ग्रंथ अगर पूछा जाए तो हिनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। क्या है? कथा वस्तु इसका प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद में जैन धर्म। जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में दिया गया था। किसमें दिया गया था? कल्पसूत्र में दिया गया था। और आप देख रहे हैं जो वेद है ना, जो वेद के रचयिता भी है, वेदों के रचयिता है महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास वेद के रचयिता है। और वेदों के बारे में हम आगे वाले वीडियो में एक ऐसे वीडियो बनाएंगे जो कि चारों वेदों के पूरे निचोड़ बता देंगे कि वेद क्यों है और कौन कौन से वेदों में क्या क्या दिया गया है। तो वेदों के बारे में हम अलग से बताएंगे, अलग से चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। आज हम इनके बारे में चर्चा करते हैं पॉइंट से। उसके बाद में हम देखते हैं कि विदेशी यात्रियों का विवरण किस तरह हमें प्राप्त होता है। विदेशी यात्रियों जो आए थे उनमें कौन कौन से योगदान रहा था, कौन कौन सी इन्होंने पुस्तक लिखा था, इनके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। तो दोस्तों देखो कि जो यूनानी रोमन लेखक है ना, यूनानी लेखक है जो रोमन है ना, इसमें पहला जो आया था हेरोडोटस। कौन आया था? हेरोडोटस, जो कि इसको इतिहास के पिता माना जाता है। और ये इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तिका लिखा है। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, है ना। तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक लिखा है। उसके बाद में जो निर्याकस आया था जो कि
बिंदु सॉरी सिकंदर के साथ भारत आया था। सिकंदर के साथ भारत आया, जो निर्याका सेना सिकंदर का सेनापति है। और ये सेनापति इतनी खतरनाक सेना था कि मतलब कहीं पर भी, चाहे समुद्र हो नदी हो, क्योंकि ये है ना जल सेनापति हुआ करता था। तो निर्याकस जो सिकंदर के साथ भारत आया था, तो ये भी चंद्रगुप्त के दरबार में आते हैं। उसके बाद में मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज है ना सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। तो मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इन्होंने इंडिका पुस्तिका लिखा है। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा है। उसके बाद में जो डायमेकस आया था ना, डायमेकस जो कि सीरिया नरेस एंटीयोकस के साथ में भारत आया था, है ना। डायमेकस सीरिया के नरेस जो एंटीयोकस है ना, इसके साथ भारत आया था और ये बिंदुसार के दरबार में रहते हैं। इसके बाद में अगला वाला है डायनोसियस, है ना। डायनोसियस मिस्र नरेस टालमी फिलाडेल्फस के साथ में भारत आते हैं और ये भी अशोक के दरबार में रहते हैं। उसके बाद में जो अगला वाला हमारा है टालमी जो कि इन्होंने भारत का भूगोल पुस्तक लिखा था। इसकी पुस्तक का नाम है भारत की भूगोल। तो इन्होंने टालमी ने भारत के भूगोल लिखा था, तो भारत की भूगोल नामक एक पुस्तक इन्होंने भी लिखा है। उसके बाद में अगला वाला हमारा पॉइंट जो अगला वाला है चीनी लेखक, है ना। तो इन्होंने चीनी लेखक में कौन कौन से आए थे, तो इनमें जो पहला आया था फाहियान, है ना। फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहते हैं और ये पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद में हेनसांग आया फाहियान के बाद में। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं, है ना। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं, 229 ईस्वी में आते हैं और 245 ईस्वी तक रहते हैं। और हेनसांग की एक पुस्तक का नाम है, हेनसांग की जो पुस्तक है ना सियुकी, इनकी पुस्तक का नाम है सियुकी। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिन पुस्तकों का नाम है सियुकी, है ना, हेनसांग ने। उसके बाद में अगला वाला है अरबी लेखक। अरबी लेखकों में था सबसे पहले जो आया था अलब रूनी, है ना। अलब रूनी जो था कि मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है। इनकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, है ना। इन्होंने किताब उल हिंद लिखा है और उसका है और दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद, है ना। तहकीक हिंद इसकी पुस्तक का नाम है, जिसको किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसका 2 नाम है। इसके बाद में दूसरा आया था इब्न बतूता, है ना। इब्न बतूता ये 14वीं शताब्दी में भारत में आता है और इनकी पुस्तक का नाम है रेहला, है ना। इनकी पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक लिखा था, इन पुस्तक का नाम है रेहला। इन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। दोस्तों देखो, जो जिन्होंने भी इस लेखकों ने जो पुस्तक लिखा था, इन पुस्तकों में इन्होंने यही लिखा है कि जो प्राचीन भारत के जो जितने भी स्रोत है, प्राचीन भारत में जितने भी इन्होंने जानकारी दिया है, इसी पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने जानकारी दिया है। ये सब अपने अपने हिसाब से अपनी जानकारी लिखा और यही जानकारी हमको आगे भी प्राचीन भारत में पढ़ना है। तो इन्हीं जानकारियों को इन पुस्तकों में लिखा गया है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य में अगर आपको देखा जाए, आप देखते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य का जो पुरातात्विक शास्त्र है, उसका जनक अगर देखा जाए तो इसका जनक है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्व का जनक कहा जाता है इसको। इसके बाद में 1400 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 1400 ईसा पूर्व में बोगजकोई की अभिलेख की खोज की गई थी। किसकी? 1400 ईसा पूर्व में बोगजकोई की खोज की गई थी। इसमें कुछ वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, मतलब कुछ वैदिक देवताओं का नाम मिलते हैं, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासित्य के नाम मिलते हैं। महत्वपूर्ण इनके नाम है मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासित्य, इनके नाम मिलते हैं। उसके बाद में देखा जाता है कि सर्वप्रथम भारत का जिक्र, है ना, सर्वप्रथम भारत का जो जिक्र किया गया था, सर्वप्रथम भारत का जिक्र किया गया था हाथी गुफा अभिलेख में, है ना। हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र किया गया था। उसके बाद में आगे वाला हमारा टॉपिक है हुण आक्रमण, है ना। हुण आक्रमण भारत में सबसे पहले आक्रमण होने वाला आक्रमण कहा जाता है, तो ये है हुण आक्रमण हुआ था भारत में सबसे पहले। और जो हुण आक्रमण भारत में हुआ था सबसे पहले, यह भीतरी स्तंभ लेख में इसका उल्लेख मिलता है ना।
तो हुण आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है भीतरी स्तंभलेख में। उसके बाद में सती प्रथा है ना, तो सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है हमें कि एरण अभिलेख में है ना, तो सती प्रथा का जो उल्लेख मिला था हमें एरण अभिलेख में, और इस समय यहाँ का शासक हुआ था भानुगुप्त था, है ना। तो सती प्रथा एरण अभिलेख था, और जब एरण अभिलेख खोजा गया था उस वक्त यहाँ का शासक भानुगुप्त था। उसके बाद में आगे वाला देखते हैं कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल, है ना। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल, तो जो बुर्जहम है ना, बुर्जहम जो कि गर्तवास मतलब वहां के मतलब जो निवासी थे ना, तो बुर्जहम में मतलब कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल मिला था, तो इसको बुर्जहम के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर जो क्या हुआ करता था, जो गर्तवास हुआ करता था ना, गड्ढे में मकान हुआ करते थे। तो गड्ढे में मकान होने के साथ वहां पर मतलब सीढ़ियों से उतरा जाता था, सीढ़ियों से चढ़ा जाता था। अगर वहां पर कोई व्यक्ति मर जाए ना, तो उस व्यक्ति जो मरता है उसके साथ मतलब अगर कब्रिस्तान में अगर दफनाने जाते हैं तो उसके साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, है ना। तो बुर्जहम में मतलब जो पालतू कुत्ता हुआ करता था, तो बुर्जहम में एक अगर 100 के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, उनका पालतू कुत्ता हुआ करता था उसको दफनाया जाता था। उसके बाद आगे वाला देखते हैं सिक्के, है ना। तो जो सिक्का हुआ करता, सिक्के जो हुए थे ना उस समय, उनको सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है, साहित्य में कापार्सन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत से मतलब जो अभिलेख हमको मिले हैं, इन अभिलेखों में हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी बहुत से हमसे मिलती है। इन अभिलेखों से भी हमें बहुत सी जानकारी मिलती है नई इतिहास में। उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण अभिलेख। महत्वपूर्ण अभिलेखों में हमें कुछ शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, और शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ अभिलेखों को देखना पड़ेगा कि कौन से शासक की जानकारी कौन से अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। तो कलिंग राज जो खारवेल है ना, कलिंग राज खारवेल की जो जानकारी हमें मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। उसके बाद में रुद्रदामन, है ना, रुद्रदामन की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद में गौतमी बलसिरी, है ना, गौतमी बलसिरी का जो हमें जानकारी मिलती है नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद में मालवा नरेश यशोवर्धन, है ना, मालवा नरेश यशोवर्धन की हमें जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रतिहार नरेश भोज, है ना, प्रतिहार नरेश भोज जो कि ग्वालियर अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है हमें। उसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय, है ना, पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इससे ही इन अभिलेखों के माध्यम से इन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है कि इन शासकों ने किस तरह से यहाँ पर राज करे थे। तो इसी तरह हमें ये जानकारी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा रहा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे वीडियो पे अगर नए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि हमारी जो भी गलतियां हैं आप बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही। कल के टॉपिक में हम मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल के दौर में। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।